Good evening, everyone, and welcome to this channel. So today's video, we will discuss about a company called as International Gemological Institute of India (IGI). इसका जो IPO आया था तो वो पहले ही लास्ट क्वार्टर में आया था और IPO के बाद बहुत बज़ बना था कि एक मोनोपोली बिजनेसेस है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर वाली कंपनी है, क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आज आप स्टॉक का हाल देखो, ऊपर से बहुत गिर चुका है ये स्टॉक और ये बहुत सारा टॉपिक ऑफ द टाउन भी था सोशल मीडिया एंड ऑल अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। इसलिए आई थिंक व्हेन आई सॉ द नंबर ऑफ रिटेलर बीन इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, इट्स अ ह्यूज नंबर। सो इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सारी कंपनियां जो मोनोपोली होती है, ऐसा उसमें हरगिज़ नहीं है कि वो सारी कंपनी आपको पैसे बना के देगी। बिकॉज इसमें इश्यूज़ ये रहते हैं कि अगर मोनोपोली बिजनेसेस है, अगर उनका खुद का ही मार्केट शेयर जो उस कंपनी का पहले से 65% के ऊपर की तरफ है, तो ऑब्वियसली उसने सारा ही, वो कंपनी ही मार्केट है, तो उसमें ग्रो करने के लिए ज़्यादा स्कोप बचा नहीं है। तो ऑब्वियसली ग्रोथ में इश्यूज़ इन सारी कंपनियों के आते हैं। हालांकि ये जो कंपनी है वो आप थेरोटिकल बुकमार्क्स से जाओगे तो बहुत बेहतर कंपनी है। आरओई के नंबर्स देखो, आरओसी के नंबर्स देखो, इनके ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखो, इनका जो बिजनेसेस है वहाँ से जो धंधा आता है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक लगती है कि टेक्स्ट बुक जो प्ले होता है उस टाइप की काइंड ऑफ कंपनी है। बट दैट नेसेसरली मीन कि आगे जाते हुए कंपनी में पैसा बनेगा ही बनेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इन द प्राइस देन वॉट यू विल गो फॉर। सो दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप देखोगे कि वहाँ से स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट भी हुई है। कि इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये जो कंपनी है, दे आर सेम कंपनी लाइक इन क्रिसिल एंड केयर रेटिंग एंड इक्रा, जैसे वे केयर रेटिंग एजेंसीज है। तो मेनली ये कंपनी क्या करती है कि डायमंड बिजनेस में या आपके नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड्स में बेसिकली जो सर्टिफिकेशन लगता है आपको, वो सर्टिफिकेशन और एक्रेडिटेशन का काम करते हैं, जिससे उनको पैसा आता है। तो इंडिया में देखोगे, इंडिया जो है ग्लोबली 95% काम करता है पॉलिश डायमंड्स के ऊपर, और बहुत बड़ा इंडिया में काम डायमंड्स और इन सारी चीज़ों का होता है। हालांकि आप देखोगे कि इंडिया में दो तरीके के बिजनेसेस है। वन इज़ नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड। नेचुरल डायमंड तो वही होता है कि जहाँ पर अगर माइंस है वहाँ पर आपको डायमंड मिल जाए, वो कुछ 50-60 सालों से वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उस डायमंड को लेके रिफाइन करके काम होता है। लेकिन उसका सर्टिफिकेशन भी किसी थर्ड पार्टी ने करना होता है, तो वो थर्ड पार्टी आईजीआई है उस चीज़ को। तो वो नेचुरल डायमंड में, और लैब ग्रोन डायमंड्स की जो तादाद है, उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है, वो बहुत बढ़ने लगा है इन पिछले कुछ सालों से, स्पेशली आफ्टर द कोविड। द लैब ग्रोन डायमंड डिमांड हैज़ बिन इंक्रीजिंगली हाई देन द नेचुरल लैब ग्रोन डायमंड। ऑब्वियसली नेचुरल डायमंड जो है बहुत महंगा भी होता है, और यहाँ पर थोड़े से ज्वेलरी कंपोनेंट बनाने के लिए उसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है। हालांकि लैब ग्रोन डायमंड जो होता है वो अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, उससे बड़े बड़े ऑर्नामेंट ज्वेलरी बनाने का काम आसान होता है, और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी कंज्यूमर को मिलता है। इसीलिए देयर इज़ अ रोबस्ट डिमांड टुवर्ड्स द लैब ग्रोन डायमंड्स। और इस लैब ग्रोन डायमंड्स का मुझे लगता है कि पूरे, अगर आप ग्लोबली देखोगे तो 65% ऑफ द मार्केट शेयर आईजीआई के पास है। मतलब लैब ग्रोन डायमंड का सर्टिफिकेशन करने का काम पूरे वर्ल्ड में जितना भी होता है, उससे 65% मार्केट शेयर इस आईजीआई का पास है। इंडिया में जो भी मतलब 10 अगर ज्वेलरी चेन है, तो 9 ज्वेलरी चेन ये आईजीआई का सर्टिफिकेशन यूज़ करते हैं लैब ग्रोन और नेचुरल ग्रोन डायमंड के लिए। लेकिन इनका मेनली जो काम होता है वो आपके लैब ग्रोन डायमंड में होता है। इसका मार्केट शेयर जो है वो 50% है इंडिया में। ग्लोबली अगर आप देखोगे 33% इनका मार्केट शेयर है, सारे सर्टिफिकेशन को मिला के। स्टडेड ज्वेलरी हो गया, आपके कलर स्टोन्स हो गया, उसके सर्टिफिकेशन में 33% का मार्केट शेयर है। और आप अगर देखोगे इसमें लैब ग्रोन डायमंड में 65% का मार्केट शेयर है। तो 65% मार्केट शेयर मतलब कंपनी इटसेल्फ अ मार्केट, इसीलिए ग्रोथ की थोड़ी सी दिक्कत भी उसमें आ जाती है। तो इनके क्या क्या होते हैं, इनके एक जेमोलॉजिस्ट होते हैं जो उस डायमंड को सेग्रीगेट करते हैं, उसका सर्टिफिकेशंस करते हैं, उसकी रेटिंग्स उसको देते हैं। सेम लाइक आपने देखा होगा स्टॉक लाइक क्रिसिल, केयर रेटिंग, इकरा, ये सारी जो कंपनियां हैं, आपने किसी भी कंपनी को आपके देखा होगा कॉन कॉल में, वो लोग बोलते हैं कि अरे रेटिंग एजेंसी ने मेरे रेटिंग -AA से +AA करा दिया, या +AA से -BB करा दिया, और उस रेटिंग के अनुसार ही आपको उस कंपनी को अगर डेट उठाना है, उसको अगर इक्विटी मार्केट में इक्विटी इशू करनी है, तो वो रेटिंग जो है वो सारे लोग देखते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है। तो सेम लाइक इन लैब ग्रोन डायमंड, जहाँ पर
उसकी रेटिंग डिफाइन करने का काम ये IGI जैसी कंपनी कर दी है। इनका जो ऑपरेशंस है पूरे मतलब 10 कंट्रीज़ में इनका ऑपरेशन है, इंडिया, UAE, इटली, बेल्जियम, ऑल दिस सारी कंट्रीज़ में इनका ऑपरेशंस है। 31 इनकी लैब्स है। तो मेनली इनकी लैब्स होती है जहाँ पर इनके जेमोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसका डायमंड को सॉर्ट करते हैं, इनको रेटिंग्स देते हैं, सर्टिफिकेशन इशू करते हैं। तो इनका सारा जो धंधा आता है वो नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन ये जितना ज़्यादा इशू करेंगे उसके ऊपर इनका धंधा बढ़ता है। मतलब नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन दैट दे डू इन अ ईयर कंपेयर टू द लास्ट ईयर मीन्स अ वॉल्यूम ग्रोथ इन कंज्यूमर स्टॉक। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की देखो कि शैम्पू की बोतल अगर उसने लास्ट ईयर 100 बेची थी, इस ईयर 170 बेच रहा है, तो वो जो परसेंटेज है 170 और 100 का, वो आपको वॉल्यूम ग्रोथ दिखाता है कि 170 बॉटल मैंने ज़्यादा बेची है। तो इस केस में नंबर ऑफ कितना सर्टिफिकेशंस करेगा वो उनका वॉल्यूम ग्रोथ डिफाइन करता है। और ऑब्वियसली उससे उनकी रेवेन्यूज़ की ग्रोथ भी उनके यहाँ से आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्राइटेरिया इस कंपनी का ये था, क्योंकि आपको अगर देखना पड़ेगा कि कोई भी अगर IPO की चीज़ मार्केट में आती है, स्पेशली बुल रन वहाँ पर चल रहा हो, तो ये DRHP करके एक डॉक्यूमेंट्स होती है। इट्स काइंड ऑफ यू नीड टू ट्रीट एज अ मार्केटिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि DRHP का जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट में अच्छी अच्छी चीज़ें ही आपको लिखी जाती है कि मेरा ये जो सोना है वो कितना अच्छा है, आप इसको क्यों ले और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाए और बाद में फंस जाए। इसीलिए तो वो सारी चीज़ें इक्विटी मार्केट में आती है। आपने देखा होगा कि पिछले 2021-22 से 24 तक कितने ज़्यादा IPO मार्केट में आए। जितना लंबा अच्छा बुल रन होगा उतने ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है वहाँ पर लिस्टेड हो जाए। IGI जैसी कंपनी 1980-2000 से बहुत समय से मार्केट में है, लेकिन अब इन्होंने क्यों सोचा अभी इस टाइम पे कि उनको मार्केट में IPO लाना चाहिए? तो इसीलिए सोचा क्योंकि उनका जो इस कंपनी में 76% शेयर होल्डर ब्लैकस्टोन की है। तो ब्लैकस्टोन चाहेगा कि वो इक्विटी मार्केट में अपने शेयर बेचे, वो रिटेल को फंसाए और वहाँ से उसके पैसे वापस मिल जाए। तो मतलब उसके कंपनी के लिए डेट उठाने के लिए उसको अच्छा मिल जाए। तो लास्ट क्वार्टर में इसका IPO आया था। मैंने जब इसका रिव्यू पढ़ा तो मुझे लगा था कि सब तो कंपनी में अच्छा है, कोई तो बुरा नहीं लग रहा है, एंड कंपनी इज़ वर्थ वाइल to add into your portfolio. But the problem is normally when I get into interesting with this kind of an IPO, I will also want them to perform for 1 quarter and then read the con call and then made your decision. Because if you are making a decision at the listing price, which in India कि अगर आपका बुल रन चल रहा है तो वो लिस्टिंग ही होती है 50% के ऊपर, तो 50% के ऊपर की लिस्टिंग को टिकती नहीं है मार्केट में। आपने ये PNG में देखा होगा, आपने ये जोमेटो में देखा होगा, आपने ये स्विगी में देखा होगा, ओला में देखा होगा, जिसकी लिस्टिंग तो बहुत तोड़फाड़ होती है और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा माल वहाँ पर लेते हैं और प्राइवेट इक्विटी वाला आके वहाँ पर माल बेचता है, स्टॉक नीचे गिराता है, वहाँ पर से एक बॉटम बनाता है, वहाँ से चीज़ें सस्ती होने लगती है और वहाँ से फिर वो रिकवरी दे देता है। जोमेटो का आप स्टार्ट देखिए, 141 की कुछ लिस्टिंग हुई थी मुझे याद है, जो वो तोड़ के उसको 42 पे लाया गया था और वहाँ से स्टॉक 350-60 की तरफ गया था। तो यही सारी चीज़ स्विगी में भी यही हुआ। तो डोंट बिलीव ऑल दिस DRHP स्टेटमेंट और स्पेशली अवॉइड द TVs and all that, especially when you are reading in any IPO document and thinking that you will apply to the IPO. If you apply, if you earn a money, then sell it and then give it out of your the control, because there are few very companies जो listing होने के बावजूद भी वो ऊपर चढ़ती जाती है क्योंकि सारी चीज़ प्राइस में होती है। अभी इस कंपनी के थोड़ा फाइनेंशियल्स के ऊपर आते हैं। आपने अगर देखा होगा कि 2024 का ईयर उनका दिसंबर में ख़त्म होता है और 2023 के साथ वो कंपैरिजन करते हैं। उन्होंने 2024 का कंपैरिजन 23 के साथ आप अगर करोगे तो 26% से इंक्रीज ऑफ द सर्टिफिकेशन किया है, मतलब 26% से ज़्यादा सर्टिफिकेशन उन्होंने इशू की है। आप अगर उसमें देखोगे 17% की सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ है, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा है लेकिन वो रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्राइसिंग पावर नहीं है कंपनी के पास। आपने 26% ज़्यादा सर्टिफिकेशन इशू की है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 26% से ज़्यादा रेवेन्यू की ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन वो ग्रोथ नहीं हुई है, वो ग्रोथ 17% से ही हुई है। आप अगर देखोगे कि उनकी अगर EBITDA मार्जिन, EBITDA जो इंक्रीज हुआ है वो 21% से हुआ है और पैट जो है वो 29% से हुआ है। ये मैं 24 कंपेरेटिवली 23 एज अ फुल ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर देखोगे कि रेवेन्यू की ग्रोथ 17% से हुई है, EBITDA 21% से बढ़ा है और पैट जो है वो 29% से बढ़ा है। लेकिन सबसे मुझे डिक्लाइनिंग फैक्टर यहाँ पर ये लगा कि वॉल्यूम ग्रोथ आपकी जो 26 से है लेकिन आपकी रेवेन्यू 17% से, तो वॉल्यूम ग्रोथ जो की है वो रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। उसके आगे मैं जाता हूँ कि 2024 का ये जो लास्ट क्वार्टर था उसको मैं कंपेयर करता हूँ 2023 के लास्ट क्वार्टर से, Q4 से, तो वहाँ पर आप देखोगे सिर्फ 6% की रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी बिकॉज द कंपनी इज मोनोपोली, दे हैव ऑल द बिजनेस शेयर, देन व्हाई देयर इज ओनली अ 6%
सेल्स फिगर। अगर किसी कंपनी में मुझे सेल्स की फिगर कम लगती है तो इट इज़ अ रेड सिग्नल फॉर मी, बिकॉज इट्स अ 6% ओनली इंक्रीज एंड दैट इज़ नॉट वर्थ वाइल। तो आप अगर देखो कि 6% से उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब वाई क्वार्टर की परफॉर्मेंस को ऊपर करोगे तो वहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बाकी तो ईबिटा तो बढ़ा है 21% से और 26% से कुछ पैट बढ़ा है, ऑल दैट, बट आपकी रेवेन्यूज़ में कुछ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो पैट को आप किसी भी चीज़ से बढ़ा सकते हो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को कम किया, सॉरी आपकी वेरिएबल कॉस्ट को आपने कम किया, तो उन सारी चीज़ों से आप पैट को बढ़ा सकते हो, लेकिन सेल्स को बढ़ाना इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। एंड स्पेशली इफ यू आर a market 65% market share in the lab grown diamond, which is a huge thing, so there is not much room has been left here, and then you have a equity, Blackstone as your promoter, so that makes a very sleeky situations over there. बाद में आप उनके देखोगे इनके ROE और ROCE के परसेंटेज, ROCE जो है 48% का करते हैं और ROE है 48% का है, मतलब ROE ROCE के नंबर अच्छे हैं। बाद में आप देखोगे कि नंबर ऑफ कंट्री का प्रेजेंस अच्छा है, इंडिया में हम 50% का मार्केट शेयर है, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। एंड देन आई वेंट ऑन टू द कॉन एंड आई अंडरस्टैंड नाउ इज लाइक दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑफ 15 to 16%, सो 15 और 16% का गाइडेंस अगर मुझे कहीं मिल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो 30% 50% की गाइडेंस दे रही है, तो मैं अपने पैसा वहाँ पर लगाऊंगा जहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग इज मोर देन ऑल दीज काइंड ऑफ कंपनीज। इवन दो कंपनी लुक्स परफेक्टली फाइन, इट्स लाइक वो इट्स लाइक वो क्लास का बच्चा है जो सबसे होशियार है, सबसे इंटेलिजेंस है, उसके पास सब कैपेसिटी है, वो एग्जाम में भी थोड़ा फ्लेक्सिबल तरीके से अगर क्वेश्चन भी पूछे जाए तो उसके आंसर भी देता है। तो ये सारी बहुत ही ठीक ठाक अच्छी कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशंस भी आप देखोगे तो कुछ रीजनेबल भी नहीं है, क्योंकि IPO के बाद क्या आई है। सो आई विल बी मोर इंटरेस्टिंग इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज की इसका आगे जाके क्या होता है, इसका रेवेन्यूज और सेल्स की ग्रोथ कैसी होती है, तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि whether I should be getting involved in these kind of companies or I should avoid it, because सेम हुआ है। देखो क्रिसिल हो, केयर हो, वहाँ पर भी 3-4 कंपनी का ही काम है। अभी IGI का कहना है कि ग्लोबली 2 ही प्लेयर है जो ये काम करते हैं, लेकिन आप अगर देखोगे ग्लोबली 2 ही प्लेयर है, लेकिन पूरा डायमंड का जो मार्केट है वो इंडिया सेंट्रिक है या एशिया सेंट्रिक है। पूरे वर्ल्ड में लैब ग्रोन डायमंड की अभी इतनी ज़्यादा बढ़त नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि 2021 से 2024 तक 20% से कैगर से डायमंड की ग्रोथ बढ़ी हुई है, लेकिन वो खुद ही कहते हैं अपने प्रेजेंटेशन में कि पूरे वर्ल्ड वाइड का डायमंड पॉलिशिंग का काम 95% इंडिया में ही होता है। तो आप अगर देखो कि इंडिया में इनका 50% मार्केट शेयर है, तो अभी आगे जाके आई वुड लाइक टू सी दिस ग्रोथ ऑफ दिस सर्टिफिकेशन कन्वर्टिंग इनटू द नंबर्स ऑफ रेवेन्यू एंड कन्वर्टिंग इनटू द सेल्स फिगर। अदरवाइज इट इज़ ऑल जस्ट अ मिथ कि भाई कंपनी तो अच्छी है। ये तो ऐसा हुआ है कि हार्वर्ड से पास आउट है, लेकिन बच्चे को अगर एक्सेल सीट भरना है तो उसको कुछ नहीं आता है। सो दैट इज़ हाउ द कंपनी हैज़ बीन जज्ड एंड दैट इज़ व्हाई यू शुड थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ कंपनीज की बिजनेस मॉडल अच्छा है, नंबर्स अच्छे हैं, ROE सारे परसेंटेजेस अच्छे हैं। तो इन सारी चीज़ों के देखते हुए कंपनी ठीक ठाक है, लेकिन आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू रिव्यू हाउ दिस गोज फॉर द Q1 स्पेसिफिकली इन 25 एंड देन टेक अ डिसीजन। ग्लोबली आप देखोगे मार्केट के ऊपर थोड़ा आते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट जारी है। हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी आज के मार्केट में स्मॉल कैप में हुई है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स फिर भी डाउन था, निफ्टी डाउन था, लेकिन निफ्टी सारा चीज़ नहीं बताता है। डोनाल्ड ट्रंप नाउ थिंकिंग टू टेक बैक द NATO मेंबरशिप, मतलब NATO से विड्रॉ करने का काम आई थिंक दे आर थिंकिंग। सो दैट विल बी द ह्यूज गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज दैट विल गिव द बूस्ट टू रशिया टू एक्वायर मोर कंट्रीज इन द यूरोप एंड destabilize Europe, but that's not the good thing is going to happen in terms of Europe because of this NATO withdrawal by डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि भाई हम यूक्रेन को जो मदद जो हम दे रहे थे इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स एंड ऑल दैट फॉर द वॉर, वो हम उससे भी विड्रॉ कर रहे हैं। सो आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस। टैरिफ जो लगे हैं चाइना के ऊपर, वो आज से कनाडा और मैक्सिको के ऊपर आज से लागू हो गए, चाइना के ऊपर तो पहले से ही लागू हो गया है। तो दिस इज मोर इंटरेस्टिंग कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऑल द साइंटिस्ट एंड ऑल द पीपल आर सेइंग लाइक you are inviting an inflation because of this tariff war against the many countries that you have. But Donald Trump on his way, and specifically the Elon Musk behind it, it's making it more difficult. आपने डॉज करके एक अकाउंट है ट्विटर पे, जाके देखना। आई थिंक इट्स मोर इंटरेस्टिंग लाइक हाउ द थिंग्स आर गोइंग अप, because he is claiming that he will build $1 trillion
आप सेव कर पाओगे नेक्स्ट ईयर तक. तो दैट्स अ ह्यूज अमाउंट इफ ही मेड इन सक्सेसफुल, एंड ही इज एंटरप्रेन्योर, ही इज डूइंग थिंग्स इन ऑन हिज वे, but because he's doing a lot of things, I think he will make a lot of enemies also in the internal of the governments and outside of the government as well. So that is very interesting time, and that's why the market को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है. आप अगर देखोगे ग्लोबली जो डोनाल्ड ट्रम्प अगर आज उठ के क्या करेंगे, वो चीज़ों का क्या इम्पैक्ट रहेगा, जिसके ऊपर मार्केट में वही उठाफतत हो रही है. और इंडियन मार्केट में तो वैसे भी पेन था, अर्निंग्स ग्रोथ की इश्यूज थी, सारी चीज़ें में प्रॉब्लम थी, कंज्यूमर सेक्टर्स डाउन था. और आज मैंने सुना कि निफ्टी की जो एक्सपायरी है फिर थर्सडे को बंद करके मंडे को कर गई. आई डोंट सी एनी लॉजिक अबाउट दिस. फॉर द ट्रेडर कम्युनिटी, ऑल द बेस्ट टू देम, बिकॉज इट्स लाइक कंटिन्यूस चेंज इज हैपनिंग इन द लास्ट 2 years, which is not good. And basically in the flame of saving the retailers, you are doing a lot of things which you should not do. बिकॉज आपने अगर देखा होगा कि बुल मार्केट में STT चार्जेस जो है, LTCG, STCG से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है. मुझे लगता है कुछ 80,000 करोड़ का पैसा इंडियन गवर्नमेंट को STCG और LTCG से मिला है 2021 से 2024 में. लेकिन आप अगर देखोगे, जैसे ही नितिन कामत ने भी इसकी पुष्टि की है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 30% से डाउन हो गए है, इक्विटी वॉल्यूम 30% 40% से डाउन हो गई है. इसका मतलब है अगर वॉल्यूम ही डाउन है, ट्रेडिंग वॉल्यूम या इक्विटी वॉल्यूम, तब आपको जो पैसा मिलेगा STT, LTCG, STT का जो आपको पैसा मिलता है, मैंने पहले LTCG और STCG कहा, लेकिन STT का जो पैसा मिलता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस का, तो वो पैसा गवर्नमेंट का 7-8 करोड़ तक ही रह पाएगा. तो लेकिन ये बहुत कम अमाउंट है. तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि वेदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस फॉर द FII इज नीडेड और नॉट नीडेड. देयर वाज अ गुड सेंटेंस बाय समीर अरोरा and over the weekends that to have the long term capital gain tax on the FII is very bad, and I guess for a 5% why they will invest in India. So it's all about chaotic situation, but it's important to develop your mindset. जैसे मैंने लास्ट में वीडियो में कहा है कि as an investor you always need to find a right opportunity for the right investment, have a cash in the balance. There are many companies who is 50% down from the top and 40% down from the top. There are various opportunity in the finance sectors and the consumer. You can have a look at it, and that will give you more visibility about your portfolio allocation and stuff. बिकॉज जो बुल मार्केट के पहले लीडर थे, PSUs, डिफेंस, वो अभी लीडर नहीं रहेंगे. अभी थोड़ा सा बुल मार्केट जो नया आएगा उसमें नए स्टॉक चलेंगे. वो पिछले जो स्टॉक थे गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स एंड ऑल दैट, वहाँ पर भी कैपेक्स कम हुआ है. सो दैट यू विल नॉट सी गोइंग फॉरवर्ड. सो इंटरेस्टिंग थिंग्स आर अहेड. होप you like my videos about this ones, and please like to share and subscribe. Thank you very much.